हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार से एडा क्लासेज में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके हैं सीरीज नंबर 23 सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये हमारी जो सीरीज जो चल रही है, इनका जो टारगेट जो है वो 17 अप्रैल को जो ऑनलाइन परीक्षा है उसको मद्देनजर रखते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है। और सामान्य विज्ञान की जो सीरीज है वो माही मैम द्वारा, और सामान्य ज्ञान की जो सीरीज है वो हमारे द्वारा चलाई जा रही है। तो चलिए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से समवर्ती सूची का विषय। देखिए कौन सा विषय ऐसा है जो समवर्ती सूची का विषय है। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि समवर्ती सूची होती क्या है। समवर्ती सूची जो है केंद्र सरकार व राज्य सरकार, केंद्र सरकार व राज्य सरकार जो होती है, दोनों मिलकर जो अपना कानून बनाती है, जो नियम लागू करती है, कानून जो बनाती है, उसको क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची बोलते हैं। तो समवर्ती सूची का जो विषय जो है वो शिक्षा है। शिक्षा पर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या है, अपना कानून बनाती है, अपने नियम जो है लागू करती है। पहली तो होती है समवर्ती सूची, दूसरी होती है संघ सूची। संघ सूची, संघ सूची जो होती है वो देखिए, जिसमें कानून का जो अधिकार जो होता है, कानून जो बनाती है वो सिर्फ केंद्र सरकार बनाती है। क्या बनाती है? केंद्र सरकार जिस पे क्या है, कानून बनाती है। जैसे हम बोल सकते हैं रेलवे, रेलवे जो है वो संघ सूची का विषय है। और जो रक्षा का जो रक्षा मंत्रालय जो आता है वो भी किस में आता है? संघ सूची में आता है, जिसपे सरकार केवल और केवल केंद्र सरकार अपना कानून लागू करती है, कानून बनाती है, नियम लागू करती है। तीसरी होती है देखिए राज्य सूची। राज्य सूची, राज्य सूची में केवल और केवल क्या है, राज्य सरकार का कानून लागू होता है, नियम लागू होते हैं। जैसे बोल सकते हैं भूमि सुधार, पशुपालन, कृषि, पुलिस जो है, ये सभी क्या है, राज्य सरकार के विषय हैं। कौन से हैं? राज्य सरकार के विषय हैं। तो समवर्ती सूची किसका विषय है? शिक्षा का। और शिक्षा पर अधिकार किसका, कानून किसका होता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का जो अधिकार होता है उसको क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कनौज का युद्ध कब हुआ? देखिए कनौज या बिलग्राम, कनौज या बिलग्राम का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया? तो वो लड़ा गया 1540 ईस्वी में। देखिए ईस्वी कर लेना, 1540 ईस्वी में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1540 ईस्वी में लड़ा गया। कहाँ लड़ा गया था? ये उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ लड़ा गया था? उत्तर प्रदेश राज्य में लड़ा गया। बस इतना ही पूछा जाता, कब लड़ा गया या किसके मध्य लड़ा गया? तो किसके मध्य लड़ा गया? ये शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी और हुमायूं, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच ये क्या है, युद्ध लड़ा गया था। और शेरशाह सूरी जो क्या है इसमें विजेता, यानी विजय जो हुए थे वो कौन हुए थे? शेरशाह सूरी विजय हुए थे। और एक अच्छा निर्माण किया था शेरशाह सूरी ने, काफी बार पूछा जाता है जीटी रोड का। जीटी रोड का जो निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड या ग्रांड ट्रैक रोड, ग्रांड ट्रैक रोड, ग्रांड ट्रैक रोड या जीटी रोड का निर्माण है वो किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। कनौज या बिलग्राम का जो युद्ध है वो कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। विजय कौन हुआ था? शेरशाह सूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन कहा जाता है? देखिए स्पाइस गार्डन जो है भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो स्पाइस गार्डन जो है वो भारत के केरल राज्य को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विश्व में सर्वाधिक मसाले उत्पादन करता है। सर्वाधिक मसाले उत्पादन करने वाला जो राज्य जो है विश्व में, वो सर्वाधिक जो कौन करता है? केरल राज्य करता है। इसलिए इसे क्या है, स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, रिहंद बांध किस नदी पर बना है? रिहंद बांध जो है वो किस नदी पर बना है? तो वो रेणुका नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? रेणुका नदी पर बना है। और कहां बना है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में किस पे बना है? उत्तर प्रदेश राज्य में रेणुका नदी। देखिए रेणुका जो नदी है वो रिहंद नदी को ही रेणुका कहा जाता है। रिहंद नदी जो है उसको क्या कहा जाता है?
रेणुका नदी कहा जाता है। और रेणुका जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो यह सोन नदी की सहायक नदी है। किसकी? सोन नदी की यह सहायक नदी है। अगर ऑप्शन में रेणुका नहीं हो, रिहंद नहीं हो, तो सोन नदी कर सकते हैं। रिहंद बांध जो है वो कहां बना है? तो रेणुका नदी पर बना है, रिहंद नदी पर बना हुआ है। और रिहंद नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो वो सोन नदी की सहायक नदी है। और सिंचाई क्षेत्र अगर बात करें, सिंचाई क्षेत्र जो है इसका कौन कौन सा राज्य है? तो वह उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य जो है इसका क्या है? सिंचाई क्षेत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, किस शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? देखिए किस शासक जो है उसको जिंदा पीर कहा जाता है या जीवित संत भी कहते हैं। जीवित संत किसको कहा जाता है? तो वो औरंगजेब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। और औरंगजेब जो थे वो शाहजहां के क्या थे? तीसरे पुत्र थे। शाहजहां के क्या थे? तीसरे पुत्र थे, जिन्हें जिंदा पीर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हिंदू शासक के जो मंदिर थे, बनारस मंदिर था, बनारस का, मथुरा का मंदिर था, उनको सबको नष्ट किया था इन्होंने। औरंगजेब ने क्या है? इनको नष्ट किया था। इनकी कुकर्नीति के कारण इसे क्या है? जिंदा पीर कहा जाता है। और मुख्य बात यह है, जो सिख धर्म के 9वें जो गुरु थे, कौन से 9वें गुरु जो थे? तेंग बहादुर जो थे, उनकी हत्या भी किसने की थी? उनकी हत्या जो है वो औरंगजेब द्वारा की गई थी। इसलिए इन्हें जीवित संत या जिंदा पीर कहा जाता है। और दूसरा, जो मुगल सम्राट का जो पतन जो हुआ था, उसका जिम्मेदार जो ठहराया जाता है वो भी क्या है? औरंगजेब को ही ठहराया जाता है। इनकी कुनीतियों को क्या है? जिम्मेदार ठहराया जाता है। जो पतन जो हुआ था मुगल सम्राट वंश का, वो औरंगजेब की नीतियों द्वारा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सथलों में कांस्य नृत्य की मूर्ति कहां से प्राप्त होगी? सिंधु घाटी का जो सथल जो था, कौन सा सथल जो था जिसमें कांस्य की मूर्ति, नृत्य करती हुई जो मूर्ति थी, महिला की जो मूर्ति थी, उसके अवशेष जो है वो प्राप्त हुए? वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। किससे हुए थे? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। एक अवशेष ये पूछा जाता है नृत्य करती, और एक योगी बाबा की जो मूर्ति जो थी, उसके अवशेष भी कहां से, मूर्ति जो प्राप्त हुई वो कहां से प्राप्त हुई? दोनों मोहनजोदड़ो से हुई थी। अब देखिए ऑप्शन ए, हड़प्पा से ज्यादा कुछ नहीं प्राप्त हुआ। रेलवे लाइन बिछाने के कारण क्या है? ये सभ्यता जो थी, सथल जो था वो नष्ट हो गया था। मुख्य जो एक पूछी जाती है वो नटराज की मूर्ति। नटराज की जो मूर्ति थी, भगवान शिव जो थे तांडव करते मुद्रा में जो मूर्ति थी, जिसे नटराज की मूर्ति कहते हैं, उसके अवशेष जो है, वो मूर्ति जो है वो कहां से प्राप्त हुई? वो हड़प्पा से प्राप्त हुई। हड़प्पा से ये पूछा जाता है कि नटराज की जो मूर्ति है वो कहां से प्राप्त हुई? तो हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। और नटराज की जो मूर्ति थी वो भगवान शिव की मूर्ति थी, तांडव करती मुद्रा में वो मूर्ति थी। अब देखिए रोपड़ से जो मुख्य अवशेष जो प्राप्त हुए थे वो हुए थे मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने की। मनुष्य की मृत्यु होने के बाद उसके साथ कुत्ते को दफनाया जाता था, उसके अवशेष जो है वो किससे प्राप्त हुए थे? वो रोपड़ से प्राप्त हुए थे। और यह ध्यान रखिए, रोपड़ जो है ये एक जिला था पंजाब का, और अब इसका नाम जो है वो रूपनगर कर दिया गया। रूपनगर क्या कर दिया? रूपनगर कर दिया गया। रोपड़ सथल जो था ये एकमात्र सथल था जो स्वतंत्र भारत के बाद खोजा गया पहला स्थान जो था वो कौन सा था? रोपड़ था। कब खोजा गया? 1955 में इसको खोजा गया था। कब खोजा? 1954 में इसको क्या है? खोजा गया था। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसको खोजा गया। ऑप्शन डी देखिए, लोथल जो सथल है यह एकमात्र बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र जो बंदरगाह जो था वो कौन सा था? लोथल बंदरगाह था। कहां स्थित है ये? गुजरात राज्य में। कहां स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। यहां से जो अवशेष प्राप्त हुए वो मुख्यतः एक अवशेष पूछा जाता है, किसके? चावल के जो अवशेष है वो कहां से प्राप्त हुए थे? वो लोथल से प्राप्त हुए। एकमात्र बंदरगाह है। कहां स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। और रोपड़ जो है ये भारत के पंजाब जिले में, पंजाब राज्य में स्थित है। रोपड़ जो है एक ये जिला है और इसका अब नाम क्या है? रूपनगर कर दिया गया है। और स्वतंत्र भारत के बाद खोजा गया भारत का सिंधु घाटी सथल जो था वो पहला सथल जो था वो रोपड़ था। और मोहनजोदड़ो से 2 कांस्य करती हुई महिला की मूर्ति और योगी
बाबा की जो मूर्ति जो थी वो कहां से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। और हड़प्पा से क्या है? नटराज की मूर्ति पूछी जाती है मुख्य। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, दिन और रात कहां पर बराबर होते हैं? देखिए दिन और रात की जो अवधि, समय जो अवधि होती है वो बराबर किस रेखा पर होती है? तो विषुवत रेखा पर होती है। कि किस पर होती है? विषुवत रेखा पर दिन और रात की जो अवधि है वो समान होती है। और विषुवत रेखा को जो है वो कहा जाता है भूमध्य रेखा भी। भूमध्य जो रेखा है वो किस विषुवत रेखा को ही कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसको? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो भी क्या है? विषुवत रेखा को कहा जाता है। भूमध्य रेखा जो है वो भी विषुवत रेखा को कहा जाता है। तो तीनों नाम एक ही रेखा के, ये ध्यान रखिए। ऑप्शन में अगर विषुवत रेखा नहीं हो तो भूमध्य रेखा मिलेगा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा मिलेगा, जिसपे क्या है? दिन और रात की समय अवधि जो है वो बराबर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल प्रावधान है? देखिए कितने प्रकार के आपातकाल जो लागू किए जाते हैं वो 3 प्रकार के आपातकाल हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आपातकाल हैं। देखिए पहला जो आपातकाल है वो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा जो आपातकाल है वो है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तीसरा जो आपातकाल है वो है राज्य आपातकाल, राज्य में आपातकाल, राज्य आपातकाल। देखिए ज्यादातर पूछे जाते हैं संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो 3 प्रकार के आपातकाल हैं। लागू कब कब होते हैं? देखिए जो या तो ये पूछा जाता है कितने प्रकार के हैं, या ये पूछा जाता है राष्ट्रीय, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, इसको किस अनुच्छेद के तहत इसको लागू किया जाता है या लागू कौन करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 के तहत लागू होता है। कब होता है? अनुच्छेद 352 के तहत लागू होता है। और वित्तीय आपातकाल जो है, वित्तीय आपातकाल जो है ये अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 के तहत क्या इसको लागू करते हैं। और राज्य आपातकाल जो है ये 356, अनुच्छेद 356। ज्यादा जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है वित्तीय काल या राष्ट्रीय आपातकाल जो है लागू कब किया जाता है, सॉरी किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? 352, 360। और राज्य आपातकाल स्थिति जो है वो 356 अनुच्छेद के तहत लागू की जाए। अब देखिए लागू कौन करता है? तो तीनों को जो लागू करता है आदेश, तो आदेश जो होता है वो प्रधानमंत्री का होता है। किसका? प्रधानमंत्री के आदेश पर, प्रधानमंत्री के क्या है आदेश पर जो है लागू कौन करता है? राष्ट्रपति लागू करता है। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति कौन लागू करता है? इतना ही पूछा जाता है। जो लागू जो है वो राष्ट्रपति करता है। किसके आदेश पर करता है? प्रधानमंत्री के आदेश पर करता है। तो तीनों आपातकाल को लागू करता है वो राष्ट्रपति करता है। तो कितने प्रकार के आपातकाल हैं? 3 प्रकार के। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ के बीच का कितना अंतराल होता है? देखिए एक ही स्थान पर महाकुंभ जो मेला होता है वो एक ही स्थान पे दोबारा जो लगता है वो कितने वर्ष बाद लगता है? तो इसका राइट आंसर 12 वर्ष बाद। देखिए महाकुंभ के जो मेले हैं वो भारत में 3 स्थल पर लगते हैं। कितने स्थल पर? 3 स्थल पर लगते हैं। पहला जो लगता है वो हरिद्वार, हरिद्वार में लगता है। और दूसरा जो लगता है वो उज्जैन में लगता है। कहां लगता है? उज्जैन में लगता है। और तीसरा जो लगता है वो नासिक में, नासिक में। कहां लगता है? नासिक में। हरिद्वार में जो है अब पूछा जाता है इनका जो अंतराल जो होता है एक स्थल से दूसरे वो होता है 4 वर्ष का। कितने का होता है? 4 वर्ष अंतराल बाद क्या है एक स्थल से दूसरे स्थल पर महाकुंभ का मेला बढ़ता है। अगर पूछा जाए 2 महाकुंभ, 2 महाकुंभों के बीच का जो समय होता है, जैसे यहां जैसे हरिद्वार में लगा और दोबारा हरिद्वार में जब लागू होगा तो कितने वर्ष बाद होगा? 12 वर्ष बाद होगा। अब पूछी जाती है इनकी नदियां। हरिद्वार में जो महाकुंभ का मेला लगता है वो गंगा नदी के किस पर लगता है? गंगा नदी पर लगता है। और हरिद्वार कहां है? उत्तराखंड राज्य में। कहां स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उज्जैन जो है वो मेला जो है वो किस नदी पर बढ़ता है? तो शिप्रा नदी। किस नदी पर? शिप्रा नदी। और ये कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहां स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में। तीसरा जो नासिक, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो है
गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों के जो संगम जो होता है, संगम पर जो मेला बढ़ता है वो कौन सा बढ़ता है? नासिक का मेला बढ़ता है। और कहां बढ़ता है? नासिक महाराष्ट्र राज्य में बढ़ता है। क्लियर है? उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी पर मेला बढ़ता है मध्य प्रदेश में, और हरिद्वार जो है वो गंगा नदी पर बढ़ता है। कहां बढ़ता है? उत्तराखंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, वेबसाइट में प्रयुक्त एड्रेस को क्या कहते हैं? वेबसाइट में जो है, वेबसाइट जो होती है उसमें प्रयुक्त जो एड्रेस जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं यूआरएल। क्या कहते हैं? यूआरएल कहते हैं। शॉर्ट में यूआरएल मिलेगा आपको, और इसको वैसे बोलते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो किसको बोलते हैं? यूआरएल को बोलते हैं। या तो आपको शॉर्ट में यूआरएल मिलेगा, या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो यूआरएल को कहते हैं। जो वेबसाइट में प्रयुक्त जो एड्रेस जो होता है उसको बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, उड़न परी किसे कहा जाता है? देखिए उड़न परी जो है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पीटी उषा को। क्या कहा जाता है? पीटी उषा को कहा जाता है। और यह धावक थी। क्या थी? धावक या एथलीट थी जिसे उड़न परी कहा जाता है। 1984 में, ये भी ध्यान रखें, 1984 में इन्होंने क्या है? नेशनल रिकॉर्ड बनाया था अपने नाम। क्या बनाया था? नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। यह धावक थी 400 मीटर की। कितने? 400 मीटर की। 400 मीटर बाधा दौड़ या हर्डल बोल सकते हैं, उसकी यह धावक थी जिनको क्या है? उड़न परी कहा जाता है। और मुख्य बात यह ध्यान रखें, यह पहली महिला थी, यह पहली महिला थी भारत की जिन्होंने क्या है? ओलंपिक में पहली बार में क्या है? सेमीफाइनल में पहुंची थी। पहली बार एथलीट में या बोल सकते हैं हम एथलीट में, या रनिंग जो था, गेम जो था उसमें क्या है? पहली बार जो भाग ले, पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचने वाली महिला कौन थी? तो वो पीटी उषा थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बांदीपुरम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुरम अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? मैसूर जिले में। याद है ना कि ज्यादातर मैसूर जिला ही पूछता है। तो बांदीपुरम अभ्यारण्य जो है वो कहां स्थित है? तो कर्नाटक। बांदीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये रिजर्व टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? टाइगर के लिए। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है सर्वाधिक बाघों की संख्या। सर्वाधिक बाघ जो है वो कहां पाए जाते हैं? अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक बाघ जो है वो किस राज्य में पाए जाते हैं, तो राज्य जो है वो मध्य प्रदेश। राज्य अगर पूछे तो सर्वाधिक बाघ कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर पूछे सर्वाधिक बाघ किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो बांदीपुर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? अभ्यारण्य पूछे तो वो बांदीपुर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। किस लिए प्रसिद्ध है? काफी बार पूछा गया है। बांदीपुरम अभ्यारण्य तो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार। देखिए भारत का जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो विस्तार है वो कितना है? तो है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर जो है वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक का भारत का विस्तार है। और 2933 किलोमीटर जो है वो हम बोल सकते हैं पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व का जो विस्तार है वो कितना है? 2933 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? देखिए गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है वो कब लौटे? तो वो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और ये 1893 में, कब थे? 1893 में जो है ये LLB की शिक्षा के लिए वहां गए थे। और जब गए थे तो इनकी उम्र जो थी वो 24 साल थी। और 45 वर्ष बाद ये क्या है? एक अनुभवी वकील के साथ भारत लौटे थे। और इसी भारत लौटे इसी दिन को यादगार बनाने के लिए जो है वो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में बनाते हैं। प्रवासी दिवस। तो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो वो किस लिए बनाया जाता है? इस दिन 9 जनवरी 1915 को क्या है? गांधी जी जो है वो भारत लौटे थे। कहां से लौटे थे? वो दक्षिण अफ्रीका से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे
ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो कौन सा है, तो है कोटापेक्सी पर्वत। कौन सा है, कोटापेक्सी पर्वत जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। और ये कहां स्थित है, तो यह दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका कहां स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और यह पर्वत जो है वो किस पर्वतमाला पे है, यह भी पूछा जाता है कि सबसे ऊंची जो कोटापेक्सी पर्वत ज्वालामुखी जो है वो किस पर्वतमाला पे है, तो एंडीज, एंडीज कहां स्थित है, एंडीज पर्वत माला पर, पर्वतमाला पर स्थित है। और एंडीज पर्वतमाला जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, यह भी ध्यान रखें, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, एंडीज पर्वतमाला है, जिस पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है स्थित है। कौन सा है, कोटापेक्सी पर्वत। और कहां स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है। देखिए वर्तमान में जो है नीति आयोग जो है उसके सीईओ कौन है, तो परमेश्वरन, इसके सीईओ जो है कौन है, परमेश्वरन जो है इसके वर्तमान सीईओ हैं। एक पूछा जाता है इनका अध्यक्ष, जो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। देश का प्रधानमंत्री जो होता है वो क्या होता है, नीति आयोग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष जो है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो इसके वर्तमान में अगर बात करें नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी इनके क्या है, अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष जो है वो सुमन के बेरी है। नीति आयोग के जो है उपाध्यक्ष जो वर्तमान में है वो कौन है, सुमन के बेरी। और अध्यक्ष जो है वो कौन है, नरेंद्र मोदी। अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। परमेश्वरन जो है क्या है, वो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, G20 समूह की स्थापना कब हुई। देखिए G20 समूह जो है, संगठन जो है, इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो 1999 में की गई थी। कब की गई थी, 1999 में की गई थी। और G20 समूह में जो है तो कुल कितने देश हैं, इसमें 19 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं, 19 देश शामिल हैं। और इसकी स्थापना जो है वो 1999 में की गई थी। देखिए यहां से क्वेश्चन जो पूछा जाता है परीक्षा में, पहला तो यही पूछा जाता है कि G20 समूह की स्थापना कब हुई, तो इसकी 1999 में। दूसरी बात यह ध्यान कि इसका कोई मुख्यालय नहीं है, किसका क्या है, कोई मुख्यालय नहीं है। और इसमें कुल देशों की संख्या पूछी जाती है, तो इसमें कितने हैं, 19 देशों की संख्या है। अब बात करें भारत की, तो इसकी सदस्यता जो है इसमें शामिल जो हुआ था, तो भारत देश जो है वो कब शामिल हुआ, तो भारत जो है इसमें 1999 में शामिल हुआ था। कब हुआ था, 1999 में इसकी सदस्यता क्या है, भारत देश ने ग्रहण की थी। और इसका शिखर सम्मेलन जो है वो प्रति 1 वर्ष बाद होता है। प्रति कितने, 1 वर्ष बाद क्या है इसका शिखर सम्मेलन होता है। तो अब बात करें कि अब वर्तमान में 2023 में जो शिखर सम्मेलन हुआ था, कब, 2023 में जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहां हुआ था। सबसे पहले तो देखिए वो भारत यानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। कहां आयोजित हुआ, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो इसका अध्यक्ष देश, इसका अध्यक्ष 2023 में पूछा जाए या ये पूछा जाए कि भारत जो है वो G20 जो समूह है जो है इसका सदस्य देश कब बना, तो 2023 में बना। कब बना, 2023 में बना। और 2023 में यह पहली बार सदस्य देश बना था इसका, कि कौन सी बार, प्रथम बार बना था। और अगर बात करें इस शिखर सम्मेलन की, कौन सा शिखर सम्मेलन था, तो ये 18वां शिखर सम्मेलन था। कौन सा, 18वां शिखर सम्मेलन था। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान कि 2024 का जो सम्मेलन होगा वो कौन सा सम्मेलन होगा, वो 19वां सम्मेलन होगा। और इसका सदस्य देश जो है या कहां आयोजित होगा, तो ब्राजील में होगा। 2024 में जो है G20 समूह का जो शिखर सम्मेलन या अध्यक्षता देश जो अध्यक्षता करेगा, इसका कौन करेगा, ब्राजील करेगा 2024 में। 2023 में अध्यक्षता किसने की थी, भारत देश ने की थी, जो पहली बार अध्यक्षता की थी। कौन सा सत्र था ये, 18वां सत्र था। क्लियर है, इसमें कुल देश हो गए 19 देश हैं। और भारत जो है इसकी सदस्यता तो जो प्राप्त हुई वो कब हुई थी, 1999 इसमें इसकी क्या है, सदस्यता जो प्राप्त हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है। देखिए हर्यक वंश के संस्थापक जो है वो कौन थे, तो बिंबिसार जो थे इसके संस्थापक थे।
बिंबिसार जो क्या थे, इसके संस्थापक थे। और एक हर्यक वंश की एक राजधानी पूछी जाती है, राजगृह। इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह। राजगृह इसकी राजधानी। काफी बार इसकी क्या है, या तो संस्थापक पूछा जाता है, समय नहीं पूछा जाता, या पूछा जाता है राजधानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, चंबल नदी का उद्गम स्थल है। देखिए चंबल नदी का उद्गम स्थल जो है वो कौन सा है? तो चंबल नदी जो है विंध्याचल पर्वत से निकलती है। किससे निकलती है? विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और विंध्याचल पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है? वो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के महू जिले से कहाँ स्थित है? महू जिले में विंध्याचल पर्वत है, जहां से क्या है? चंबल नदी का उद्गम होता है, जहां से चंबल नदी निकलती है। और ये यहां से निकलते हुए क्या है? प्रवाहित राजस्थान में प्रवाहित करती है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रथम भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? देखिए पहला भारतीय कौन था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार जिसे दिया गया था? तो अमर्त्य सेन थे। कौन थे? अमर्त्य सेन तो जो थे वो प्रथम भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र में, किसमें? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1998 में दिया गया। कब दिया गया था? 1998 में दिया गया। और उसके बाद जो है 1999 में, यह भी ध्यान रखें, 1999 में इन्हें क्या है? भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1999 में। और ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें क्या है? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1998 में दिया। क्लियर है? क्षेत्र जो हो गया इसका अर्थशास्त्र हो गया। अब हाल ही में 2019 में पुरस्कार दिया गया है अर्थशास्त्र में। वो किसको दिया गया है? तो अभिजीत बनर्जी को। अभिजीत बनर्जी को क्या है? हाल ही में 2019 में क्या है? इन्हें दूसरा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते व्यक्ति कौन थे? अभिजीत बनर्जी जो है दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 2019 में दिया गया। तो क्लियर है? प्रथम व्यक्ति अमर्त्य सेन थे जिन्हें 1998 में दिया गया था। और अभिजीत रे बनर्जी जो थे वो दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र में। और कब दिया गया? 2019 में दिया गया। अब देखिए सीवी रमन जो है, इनको नोबेल पुरस्कार इनको भी दिया गया था। तो इनको जो नोबेल पुरस्कार है वो कब दिया गया था? तो 1930 में दिया गया। कब दिया गया था? 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया? तो इन्हें भौतिक क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान में, भौतिक क्षेत्र में दिया गया। भौतिक विज्ञान या भौतिक विज्ञान क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस में दिया गया था? सीवी रमन जो थे इन्होंने रमन प्रवाह की क्या है? इन्होंने खोज की थी, जिसके उपलक्ष्य में इन्हें क्या है? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये खोज की थी, यह भी ध्यान रखें इसकी, ये की गई थी 28 फरवरी 1928 को क्या है? इन्होंने रमन प्रवाह की क्या है? खोज की गई थी। और 28 फरवरी को इसी उपलक्ष्य में क्या है? इसमें विज्ञान दिवस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? विज्ञान दिवस। तो विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है? काफी बार पूछा गया है। तो 28 फरवरी को बनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में बनाया जाता है? 1928 को क्या है? सीवी रमन ने रमन प्रवाह की क्या की थी? खोज की गई थी। तो इस उपलक्ष्य में क्या है? विज्ञान दिवस बनाया जाता है। और सीवी रमन को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया? भौतिक विज्ञान क्षेत्र यानी फिजिक्स क्षेत्र में इन्हें क्या है? नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, इनका भी पूछा जाता है। तो इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में दिया गया। और किस क्षेत्र में दिया गया था? तो वे साहित्य क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को क्या है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, चीनी यात्री हेंगसांगा ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? देखिए शिक्षा प्राप्त की थी किस विश्वविद्यालय में की थी? तो वो नालंदा विश्वविद्यालय में की थी। कहाँ की थी? नालंदा विश्वविद्यालय में की थी। जो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है। और कहाँ स्थित है? ये भी ध्यान रखिए, ये बिहार राज्य में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा बुद्ध के जीवन का अंत क्या कहलाता है? कि महात्मा बुद्ध के जीवन का अंत या जीवन का जो अंत जो हुआ, जो मृत्यु जो है, उस घटना को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण जो है वो इसको क्या है? महात्मा बुद्ध की घटना को क्या है? नाम दिया गया। तो महात्मा बुद्ध की घटना, इसकी मृत्यु जो है, यह भी ध्यान रखें, तो ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इनकी मृत्यु भी ध्यान रखें, कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और 80 वर्ष की आयु में हुई थी। कब हुई थी? 80 वर्ष की आयु में हुई थी। बैसाख पूर्णिमा के दिन भी पूछा जाता है। कब हुई थी? बैसाख पूर्णिमा।
बैसाख पूर्णिमा के दिन क्या है इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। कितनी वर्ष की आयु में हुई थी? तो 80 वर्ष की आयु में हुई थी। और कहां हुई थी? अगर स्थान पूछे तो स्थान जो है वो कुशीनगर में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी क्या है? मृत्यु हुई थी। दूसरा देखिए, एक और घटना हुई थी जिसको महाबनिष्क्रमण कहा जाता है। महाबनिष्क्रमण जो है वो किसको कहा जाता है? वो गृह त्याग की जो घटना थी, महात्मा बुद्ध ने जब ज्ञान के लिए गृह त्याग किया था तो उस घटना को क्या कहा जाए? महाबनिष्क्रमण जो है वो इस गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। और गृह त्याग भी इन्होंने क्या है? पूर्णिमा की रात्रि को ही किया था। और 29 ये भी ध्यान रखिए, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। क्लियर है? महाबनिष्क्रमण जो है वो क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी उस घटना को क्या नाम दिया गया? महापरिनिर्वाण किया गया। और कब हुई इनकी मृत्यु? वो 483 ईसा पूर्व में। और कितनी साल की आयु में हुई थी? तो 80 वर्ष की आयु में। कब हुई थी? पूर्णिमा की रात्रि को हुई थी। क्या? बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को हुई थी। और स्थान पूछे तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश राज्य में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, किस मुगल शासक का मकबरा लाहौर में स्थित है? देखिए कौन सा मुगल शासक है जिसका मकबरा जो है वो लाहौर में स्थित है? तो वो जहांगीर का मकबरा है। किसका है? जहांगीर का मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है? लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें, औरंगजेब का भी मकबरा पूछा जाता है तो इनका मकबरा जो है वो औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहां स्थित है? औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है। और शाहजहां का मकबरा जो है ये आगरा में स्थित है। कहां स्थित है? आगरा में स्थित है। और काफी बार पूछा गया है अकबर का मकबरा जो है वो कहां है? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद कहां स्थित है? आगरा में, आगरा यूपी में। तो क्लियर है, अकबर का मकबरा कहां स्थित है? सिकंदराबाद में। और शाहजहां का मकबरा कहां स्थित है? आगरा में। और औरंगजेब का मकबरा है वो कहां स्थित है? औरंगाबाद में। और जहांगीर का मकबरा है वो कहां है? लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, मिड ऑन शब्द का संबंध किस खेल से है? देखिए मिड ऑन शब्द जो है उसका प्रयोग जो है वो किस खेल में किया जाता है? तो क्रिकेट शब्द, क्रिकेट खेल में किया जाता है। किस में किया जाता है? क्रिकेट खेल में किया जाता है। अगला आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन है? देखिए नए उप प्रमुख या उपाध्यक्ष, नए उप प्रमुख बोल सकते हैं या उपाध्यक्ष भी बोल सकते हैं। तो वो कौन है? तो वो है संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह जो है वो नौसेना की क्या है? नए प्रमुख हैं। कौन है? नए प्रमुख या नए उपाध्यक्ष हैं। दूसरा अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष या प्रमुख जो कौन है वो कौन है? आर हरि कुमार अध्यक्ष। वर्तमान में नौसेना के कौन है? ये अध्यक्ष हैं। तो कैसी लगी आज की क्लास? उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छी लगी होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो आज के सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं, अपनी तैयारी को करते रहें। मिलते हैं अगले सेक्शन के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।